हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग जो शिक्षक भर्ती सीजी टेट की तैयारी के अंतर्गत शिक्षक भर्ती 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमको एक आइडिया देता है, एक जनरल आइडिया देता है कि आपको पढ़ना किस लेवल पे है, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे बाल विकास के, और आगे हमको उसी पैटर्न को ध्यान रख के आगे आपके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलेगा, बने रहिएगा। अब हम लोग करेंगे शिक्षक भर्ती 2023 के प्रश्न पत्र का रिवीजन। बाल विकास का सब्जेक्ट पहले उठाए हैं, ठीक है, तो अंतिम तक बने रहिएगा। लाइव चैट में ही आपको आंसर देना है, लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को अपने स्टेटस में जरूर शेयर किया करें ताकि ज़्यादा लोग जुड़े और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म आप लोग को भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हम लोग भी आप लोग के लिए कर पाएँ। ठीक है, चलेगा, शुरू करते हैं। साथ ही साथ अभी तक आप हमारे बैच से शिक्षक भर्ती सीजी टेट 2024 स्पेशल टारगेट वाइज टॉपिक टेस्ट से नहीं जुड़े तो ये हमारा नंबर है 75 83 86 44 61। इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, पूरा डिटेल ले लीजिएगा और एक दिन समय वेस्ट मत कीजिएगा। विज्ञापन कब आएगा, क्या होगा, कब पेपर होगा, इन सब पे बात नहीं करना है आपको अभी तैयारी करना है। ठीक है, आप तैयारी पे फोकस रखिए, एकदम जी जान लगा के तैयारी कीजिएगा ताकि वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन तय हो। ठीक है, चलेगा, तो देख लीजिएगा। जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तब आप तुरंत इस नंबर में मैसेज या कॉल या व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले लीजिएगा। और ये बैच हमारा सहायक शिक्षक बैच 699, शिक्षक बैच 799 और आपका सहायक शिक्षक कॉम्बो बैच है आपका 1299 में। ये आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए हमारा बैच रहता है। ठीक है, तो चलेगा, शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। 2023 शिक्षक भर्ती हम लोग का 200 प्लस चयन हुआ था, जो कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग देख ही रहे होंगे। ठीक है, बहुत लोगों का डाला भी था उसमें, और बाकी देख लीजिएगा इस बार और उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करके इस बार करवा रहे हैं। तो जिन लोग पिछले साल जुड़े थे 2023 में, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इस बार जरूर जुड़िएगा। वहाँ से शुरू से ही समय रहते आप जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप लोग आते हो और बोलते हो सर ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तो फिर वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाता। आप शुरू से तैयारी कीजिए, शुरू दिन से तैयारी कीजिए। ठीक है, बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा के तैयारी कर लीजिए और हमारे साथ तैयारी करके देखिए एक बार। ठीक है, चलेगा, शुरू करते हैं फिर। शिक्षक भर्ती 2023 का जो व्यापम मॉडल आंसर लिया था उसी के आधार पर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, बाल विकास के क्वेश्चन को पहले करेंगे, आंसर आपको इसी में अपडेट कर दिया हूँ ताकि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, फास्ट करेंगे। ठीक है, चलेगा, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे दिखेगा क्योंकि आंसर इसी में नीचे में मैं डालवा दूँ। ठीक है, आंसर नीचे में डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको बड़ा करूँगा तो फिर आंसर दिखेगा, तो यार डिस्कस कर लेते हैं इसको। ठीक है, आंसर के साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिया था करके। लाइव चैट में अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो भी आप एक बार अपने मन में आंसर दे दीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने सही हुए। चलेगा, जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, अब तो दिख रहा होगा ना क्वेश्चन, अब तो कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बालक में मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो व्यापम ने इसका आंसर लिया था 3 वर्ष, दाव पत्ती में भी गया था 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 वर्ष व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर है। क्या इसके बस संबंध में ध्यान रखिएगा, बालक जो आमतौर पर बालक 18 महीनों तक रंगों की पहचान करना सीख लेता है। 18 महीने तक, महीने में पूछ सकता है घुमा के 18 महीने। वे 2.5 से 3 साल की उम्र तक अलग अलग रंगों के नाम बता सकते हैं। हालांकि कभी कभी यह माता पिता के लिए निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि रंग सिखाना अन्य गतिविधि जैसे संख्याएं पढ़ाना लिखना आसान नहीं है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे इतने में ही सीख जाए, लेकिन जनरली ये माना जाता है कि बच्चे इतने में सीख जाते हैं। तो 2.5 से 3 साल की उम्र तक। ठीक है, और महीने में बोले तो 18 महीने में भी रंगों की पहचान करना सीख जाते हैं। दोनों आपको याद रखना होगा, जैसा ऑप्शन आएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आपको लगाना है। ठीक है, वर्ष में आएगा तो 3 वर्ष, 2.5 से 3 वर्ष के बीच, और महीने में आएगा तो 18 महीने। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जल्दी आंसर करेंगे, फास्ट करेंगे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, सब आप पढ़े होंगे। द्विकारक सिद्धांत किसका है? स्पीयर का है। ठीक है, तो आप लोग ने पढ़े होंगे तो उसको चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। बहुकारक सिद्धांत किसका है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक का है। याद रखेंगे, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। क्या है इसके संबंध में? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण बताया था, एक कारक नहीं रहता। जैसे इससे पहले जिन्होंने दिया था एक कारक का सिद्धांत, द्विकारक, स्पीयर ने दिया था द्विकारक का सिद्धांत, तो ये बोला कि वो एक कारक द्विकारक वाला काम नहीं रहता, ये बहुत सारे कारकों का मिश्रण होता है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती है। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।
थानराइट इस बात को भी मानते हैं कि व्यक्ति में कोई ना कोई विशिष्ट योग्यता अवश्य पाई जाती है, परंतु उसका यह भी मानना है कि व्यक्ति की एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय में योग्यता का अनुमान लगाना कठिन है। आप एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय की योग्यता पर कठिन अनुमान नहीं लगा सकते, बोल नहीं सकते कि इसका फिजिक्स बनता है तो गणित भी बनेगा, इसका केमिस्ट्री बनता है तो फिजिक्स भी बनेगा। ऐसा थानराइट का मानना था। ठीक है, जैसे कि एक व्यक्ति यांत्रिक कला में प्रवीण है तो यह आवश्यक नहीं कि वो संगीत कला में निपुण हो, इसीलिए थानराइट ने बहुबुद्धि कारक सिद्धांत दिया था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन के आगे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आया था 2023 में सृजनात्मक शिक्षार्थी के बारे में। तो सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होगा ये आपको बताना है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह होगा जो बहुत बुद्धिमान हो, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक लाने की योग्य हो, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, ड्राइंग और पेंटिंग में अतुल्य हो। तो आपको बताना है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन था। चलिए जल्दी आंसर करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान करने में अच्छा हो। तो सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। मनोविज्ञानी स्किनर ने कहा है कि सृजनात्मक विचारक वह है जो नवीन क्षेत्रों की खोज करता है, नवीन अवलोकन करता है, नवीन निष्कर्ष निकालता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सृजनात्मक। मतलब कुछ अलग करेगा, अपने से सोचेगा, कुछ नहीं। आप इसको की पॉइंट में याद रखिएगा। क्या गुण होते हैं सृजनात्मक वाला में? प्रवाह रहता है, लचीलापन रहता है, मौलिकता होता है, नवीनता होता है। ठीक है, और क्या क्या रहता है? अपसारिक चिंतन रहता है, बड़े लेवल पे चिंता करता है, विचारों की स्वतंत्रता रहता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता रहता है, उसमें नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता रहती है। ये सारे हमारे हो गए सृजनात्मक बालक की विशेषताएं। चलेगा अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा आया था अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। अधिगम अक्षमता पढ़ने लिखने संबंधित कौन सा अक्षमता नहीं है? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मानसिक विकलांग। बताइएगा तो कौन अधिगम अक्षमता से संबंधित नहीं है? डिसकैलकुलिया गणित से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, मानसिक ये तो शारीरिक समस्या है, ये अधिगम अक्षमता थोड़ी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्या की पॉइंट इसको भी देख लेते हैं। अधिगम अक्षमता में मानसिक विकलांगता शामिल नहीं है। मानसिक विकलांगता क्यों शामिल नहीं है? क्या होता है ये? तो यह एक व्यापक विकृति है जिसमें किसी भी व्यक्ति की मानसिक क्षमता गंभीर रूप से सीमित होती है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मानसिक विकलांगता। अब क्या आगे पढ़े? डिसलेक्सिया या अधिगम अक्षमता जो पढ़ने में समस्या से संबंधित है। डिस्ग्राफिया यह एक कमी है जो सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को प्रभावित करता है। मतलब लिखने से संबंधित क्या है? डिस्ग्राफिया ग्राफ बनाते हैं ना तो लिखते हैं। डिसकैलकुलिया यह एक अक्षमता है जो शिक्षार्थियों की गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करता है। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो विद्यालय की जो संस्कृति है उसका निर्माण करने में किसकी भूमिका होती है? शैक्षणिक समितियां का, विद्यालय प्रमुख का, शिक्षक एवं पालक का, छात्र का। तो बताइए सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होगी विद्यालय की संस्कृति निर्माण का? जल्दी कमेंट करेंगे। फास्ट पांचवा का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय प्रमुख का। सबसे प्रमुख भूमिका विद्यालय प्रमुख को होगी, फिर शिक्षक का होगा, फिर छात्र का होगा, ऐसे बटा होता है। ठीक है, तो क्या है इसके थोड़ा सा की पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिएगा, विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका विद्यालय प्रमुख की होती है। विद्यालय की संस्कृति क्या होती है? विद्यालय संस्कृति को मार्गदर्शक, विश्वासों और मूल्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो एक स्कूल के संचालन के तरीके से स्पष्ट होता है। मतलब संस्कृति क्या, स्कूल को कैसे चलाना है, क्या मार्गदर्शन है, क्या विश्वास, ये सब चीज़ को जो आता है वो विद्यालय संस्कृति के अंतर्गत आता है। विद्यालय संस्कृति का उपयोग उन सभी मनोवृत्तियों, अपेक्षित व्यवहारों और मूल्यों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जो विद्यालय के संचालन को प्रभावित करते हैं। अब इसकी क्या क्या विशेषता है विद्यालय संस्कृति की, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन बन सकता है इनसे। सकारात्मक विद्यालयी संस्कृति विश्वास और समझ से सहयोगी संबंधों का निर्माण करते हैं। एक सकारात्मक विद्यालयी संस्कृति वाले व्यक्ति जानते हैं कि लोग क्षमता और सुधार की गुंजाइश होती है। सकारात्मक विद्यालयी संस्कृति
बेहतर समूह कार्य की सुविधा देते हैं। तो क्या बेहतर समूह कार्य की सुविधा देते हैं, ठीक है, सुधार की गुंजाइश रखते हैं, ठीक है, और सहयोगी संबंध का निर्माण करते हैं। तो ये सब विद्यालय संस्कृति की विशेषता है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देती है। क्या चीज़ अभिप्रेरणा देगी? गत्यात्मक, सुधारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक। तो समावेशी शिक्षा में हमेशा आपका सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। कैसी अभिप्रेरणा देनी चाहिए? ये क्वेश्चन था ना, तो हमको सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा क्या होता है? समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में देखें तो समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। वो बोलता है कि आप जो सामान्य छात्र हैं और जो दिव्यांग छात्र है, विशिष्ट आवश्यकता वाले छात्र, उन सबको एक साथ शिक्षा, एक क्लासरूम में एक विधि से शिक्षा दीजिए, ठीक है। भले ही आपका जो तरीका हो वो अलग अलग हो सकता है उनकी जो ज़रूरत के अनुसार, लेकिन हम उनको एक साथ ही देना है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता। विकलांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों की तरह ही शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। तो अब देख लेते हैं समावेशी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। समावेशी शिक्षा प्रभावशाली, कमजोर और औसत हर वर्ग के बालकों के लिए है। यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तित्व अधिकारों के रूप में स्वीकार करता है। समावेशी शिक्षा वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था करता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षक द्वारा आत्मीय तथा मित्रवत व्यवहार किया जाता है। आगे है आपका, यह विशिष्ट बालक को आत्मनिर्भर कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है। तो ये 5 प्रकार की आपकी समावेशी शिक्षा की विशेषता हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा में हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा देनी चाहिए। क्वेश्चन यही था। देखिए क्वेश्चन कहाँ से बना था, पूरा ये सब को छोड़ के यहाँ से बना दिया था, ठीक है, कि समावेशी शिक्षा में कैसी प्रेरणा देनी। भाई सकारात्मक प्रेरणा ही तो देंगे ना, जिससे बालक अपने अधिगम को अच्छा कर सके, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी करेंगे, मैं आंसर के साथ ही दिखा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी कवर हो, ज़्यादा समय ना लगे। चलेगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, टेस्ट नहीं दे रहे हैं। चलेगा, इसको रिवीजन मान के चलते हैं ताकि जल्दी इसको कंप्लीट हो। एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की भावना विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। तो सामाजिक मूल्य विकास वो कैसे करेगा? तो आदर्श रूप में व्यवहार कर, ठीक है। नई शिक्षा नीति भी बोलता है कि जो टीचर है उनमें खुद में एक आदर्श रूप से व्यवहार करने के आदर्श रूप होना चाहिए, तभी बच्चे उन्हीं के आदर्शों से प्रभावित ज़्यादा होते हैं। किसी शिक्षक के चरित्र व स्वभाव का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों पर पड़ता है। यदि वह शिक्षक आदर्श रूप में बर्ताव करे तो स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों के मूल्यों का विकास होगा। इसीलिए शिक्षक को अपना चरित्र, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार, अपना एटीट्यूड एकदम आदर्श रूप में रखना चाहिए। आप सभी चीज़ को मेंटेन करना अभी से शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आदर्श जो शिक्षक होते हैं उनका रूप बर्ताव कैसा रहता है? नम्र भाषा का प्रयोग, बिल्कुल आज से आप सभी को नम्र भाषा का प्रयोग करना है। सहयोग की भावना रखना है। जाति धर्म की बात नहीं करते, ठीक है, जाति धर्म की आपको बात नहीं करना है। ईमानदारी पूर्वक कक्षा का संचालन करना है। सभी बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करना है। क्वेश्चन यहाँ से भी बोलता है बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है? मित्रवत व्यवहार करना है, ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां रिवाइज करते हैं। समावेशी शिक्षा, आपको बताना चाहूँगा 2023 का जो बाल विकास का पेपर हुआ था उसको रिवीजन कर रहे हैं ना, जिन लोग बाद में जुड़े होंगे। बाल विकास का शिक्षक भर्ती 2023 का पेपर रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। क्या चीज़ कर सकते हैं? बीमारी, भेदभाव, कमजोरी। समावेशी बीमारी दूर करोगे क्या? नहीं। कमजोरी दूर करोगे क्या? नहीं। छुआछूत दूर करोगे क्या? भेदभाव। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या होगा यहाँ पे? भेदभाव को हम लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलेगा, क्या बोला है इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या पता इसमें से एक नया क्वेश्चन बन जाए, इसलिए मैं ये पूरा डिटेल दिया हुआ अच्छे से करके इसको आपको करा रहा हूँ, ठीक है। समावेशी शिक्षा, प्रत्येक बालक विशिष्ट है और उसे कक्षा में विविध प्रकार की शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों की योग्यता भी अलग अलग हो सकती है। इस प्रकार प्रत्येक कक्षा में विभिन्नता का होना आम बात है। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत भी यही कहता है, उसका भी यही गुण है। एक सामान्य शिक्षक अपनी कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों के लिए एक मार्गदर्शक बने,
जिस प्रकार हमारे संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार समावेशी शिक्षा में भी सभी छात्रों को एक समान माना जाता है। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसी भेदभाव को क्वेश्चन में पूछा गया था। अतः समावेशी शिक्षा द्वारा भेदभाव को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि का सहायता लेना चाहिए? बच्चों में सृजनशीलता का गुण लाना है, कुछ नए नए खोज करवाना, उनसे प्रैक्टिस करवाना है अच्छे से, कुछ नया सोच में उनका लाना है, वैज्ञानिकता। तो क्या करेंगे? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन, व्याख्यान विधि, सब विधि से सामग्री उपयोग करेंगे, उपरोक्त सभी। तो क्या करेंगे? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख रहा है ना जी, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे जिससे बच्चे का दिमाग चलने लगा। वही काम तो हमारे बैच में होता है। आप अभी तक हमारे शिक्षक भर्ती बैच 2024 से नहीं जुड़े तो आप गलती कर रहे हैं। वहाँ पे हम आपको यही चीज़ करा रहे हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यही विचार मंथन ही करा रहे हैं। वहाँ इतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं हर लेवल के, व्यापम लेवल पे, छत्तीस शिक्षक भर्ती लेवल पे, कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक सृजनशीलता के गुण विकसित कर लेगा। और कुछ भी नया क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग सही आंसर को क्लिक करने लगेगा। ठीक है, इसीलिए आज तक जिन लोग नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। मैं इस वीडियो में फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 75 83 86 44 61 हमारा जो बैच है। अभी तक नहीं जुड़े तो गलती कर, आप जुड़ जाइए। कोई फीस ज़्यादा नहीं है ना, नाम मात्र का है। आपको जो टाइपिंग का फीस है वही लेते हैं। चलेगा, आंसर में क्या बोला है ध्यान से सुन लेते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन विधि का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जब कोई रचनात्मक दिमाग एक साथ काम करते हैं और समान सीखने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विविध सोच प्रतिमानों को लागू करते हैं तो उसे ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। बैच में बहुत सारे बच्चे अलग अलग लेवल पे अलग अलग दिमाग लगा के उसका आंसर लगाते हैं। आपको एनालिसिस करना है डेली, एक एक टेस्ट वाइज, एक एक टॉपिक वाइज, और आगे बढ़ना है। सृजनात्मकता के पोषण के लिए अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्य: छात्रों को कई तरीकों से उत्तर तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना। अलग अलग तरीके से आप लोग आंसर लिखिए अपने अपने हिसाब से, एक लिख लिया और लिखिए। छात्रों को विविध प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना। पूछताछ के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना। तो ये सृजनात्मकता के पोषण के अध्यापक द्वारा किए जाने वाले कार्य। ठीक है, चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा भैया। जितने लोग देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं होगा तो आपको बीच में कुछ क्लास आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट वो छूट जाएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय तक निष्क्रिय होकर सुनना। निरंतर गृह कार्य देते रहना। सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। तो आपको पढ़ते ही समझ में आया होगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। ठीक है, चलेगा। क्या है इसके अंतर्गत देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल, ताकि हो सकता है इस डिटेल से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बने तो आप लोग का गलत ना हो। चलेगा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, इसके बारे में कुछ निर्णय लेने की अनुमति देकर सहायक शिक्षण के माहौल को और अधिक निरंतर और जीवंत निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। मेन आपको यही है कि आपको छूट देना चाहिए कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है, और क्या क्या आप कर सकते हैं। शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर छात्रों को कभी कभी बहुत देर तक स्लाइड ना दिखाकर उनका ध्यान अपने पर केंद्रित करना। ये नहीं कि बस स्लाइड दिखा दिए बाकी मतलब नहीं, बीच बीच अपने पर केंद्रित कीजिए, उसको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, बच्चों को स्वतंत्र और स्वेच्छा से अपनी गति से काम करने देना। बच्चों के अनुभव को प्राधान्यता देना। सीखने का अवसर देना। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों को कुछ निर्णय लेने की अनुमति देना सहायक वातावरण के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए था। ठीक है, देख लीजिएगा, इनमें से और कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं सब क्वेश्चन को डिटेल वाला सबसे बेस्ट आप लोग के रिवीजन लेके आऊँ 2023 भर्ती का। चलेगा, आगे देखते हैं, आगे एनालिसिस करते जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मतलब बच्चे का किस प्रकार का विकास, कैसा विकास? बच्चे का अलग अलग विकास होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, या ये सभी? चलिए जल्दी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देखिएगा, बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है विद्यालय में, इसीलिए सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठीक है। बच्चे के सभी प्रकार के विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होते हैं। चलेगा, अभी इसको डिटेल में समझ लेते हैं। बच्चों का मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास विद्यालय और शिक्षक के द्वारा प्रभावित होता है। कैसे कैसे होता है? मानसिक विकास पर विद्यालय और शिक्षक का प्रभाव, विद्यालय का उचित वातावरण, समुचित पाठ्यक्रम, प्रभावशाली शिक्षण विधियां तथा समाज का उच्च स्तर बालक के मानसिक विकास में परम सहायक होते हैं। ठीक है, तो जो मानसिक विकास के अंतर्गत क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या डिटेल है देखिएगा, एक बार और समझाता हूँ। जो मानसिक विकास पर विद्यालय और शिक्षक का प्रभाव, एक एक करके देखिए। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, सब प्रभाव होता है बोले। अब देखते हैं मानसिक विकास पे कैसे प्रभावित करता है। क्या चीज़ें हैं जो विद्यालय और शिक्षक का जो मानसिक विकास को बच्चे के प्रभावित करेगा। विद्यालय का उचित वातावरण, अच्छा वातावरण रहेगा तो विद्यालय जो बच्चा है उसका मानसिक विकास अच्छे से होगा। वो अच्छा स्ट्रेस फील रहेगा, बढ़िया हरा हरा वातावरण रहेगा, प्रिंट रिच वातावरण रहेगा, तो वो अच्छा से उसका मानसिक रूप से विकास होगा। समुचित पाठ्यक्रम, प्रभावशाली शिक्षण विधियाँ, ये सब उसके मानसिक विकास को प्रभावित करती है ना। समाज का उच्च स्तर बालक के मानसिक विकास में परम सहायक होते हैं। ठीक है, तो मानसिक विकास को प्रभावित करता है। अब देखते हैं सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है। सामाजिक विकास पर विद्यालय और शिक्षक का क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षक सामाजिक एकता और समावेशिता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या क्या? सामाजिक एकता, समावेशित, कक्षा में छात्र विविध पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों, अनुभव से आते हैं, अलग अलग स्तर से बच्चे आते हैं। शिक्षक एक समावेशी और स्वागत योग्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए उसके सामाजिक विकास पर भी शिक्षक और विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। आगे था हमारा संवेगात्मक विकास। इस पर कैसे प्रभाव पड़ता है। विद्यालय बच्चे के जीवन और शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे एक संचरित वातावरण प्रदान करते हैं जो शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास को बढ़ावा देते हैं। तो कुल मिला के ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास विद्यालय से होता है, इसीलिए उसका चाहे आप शैक्षणिक विकास बोलो, मानसिक विकास बोलो, संवेगात्मक विकास, और जो भी विकास बोल सकते हो, वो सभी विकास प्रभावित करेंगे विद्यालय और शिक्षक के व्यवहार पे। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो बच्चा कौन से स्तर में आएगा। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 90 से 110 है, बताइए क्या होता है। 90 से 110 बिल्कुल सामान्य बुद्धि आएगा ना, 90 से 110 तक। ठीक है, चलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 110, 90 से 110 आपका सामान्य बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलेगा, अब इसको पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बुद्धि लब्धि इस क्वेश्चन आया तो यही इंपॉर्टेंट है इस रिवीजन क्लास का। इसमें आपका जो क्वेश्चन आया है उसका डिटेल एनालिसिस करके रिवीजन कर रहे हैं। देखिए बुद्धि लब्धि क्या होता है पहले समझना पड़ेगा। बुद्धि लब्धि तर्क करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता का एक पैमाना है। बुद्धि लब्धि एक पैमाना है जिससे हम लोग नापते हैं कि कोई बच्चा हो कितना तर्क कर सकता है, कितना समस्या का समाधान कर सकता है। यह अनिवार्य रूप से यह बताता है कि अपने आयु वर्ग के लोगों की तुलना में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, एक सामान्य बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में रहती है। जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के बराबर हो तो उसे औसत बुद्धि लब्धि कहते हैं। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ से भी बन सकता है। ये सारे डिटेल आपको यहाँ सुनने और देखने के लिए से मैं चाहता PDF डाल, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना मैं यहाँ समझा के आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। क्वेश्चन इससे अब एक बार नया बन सकता है। ठीक है, औसत बुद्धि लब्धि किसको कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के बराबर हो तब उसको औसत बुद्धि बोलते हैं ना। अब चलिए ये सीमा एक बार याद कर लीजिए। देखिए 90 से 110 जिसको सामान्य बुद्धि और औसत बुद्धि दोनों को उसी को बोला जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा सामान्य बुद्धि को भी यही बोला जाता है जो बराबर हो, मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों बराबर हो तो इसका बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच आता है। जैसे 110 से ऊपर जाएंगे औसत से ऊपर हो जाएगा 120 तक, फिर बेहतर के लिए 120 से 130, प्रतिभाशाली के लिए 140। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 चलेगा। क्वेश्चन क्या था, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विवादित क्वेश्चन है, दावपत्ती में गया था क्वेश्चन। चलिए क्या होगा इसका आंसर आपके अनुसार बताइए, फिर देखते हैं क्या लिया था आंसर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर सी लिया गया था। ठीक है, विकासी विधि लिया गया था व्यापम के द्वारा। बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन का सर्वोत्तम विधि विकासात्मक विधि है। इस विधि में बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
तो सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सा है? विकासीय विधि। आप लोग ने ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, लेकिन उसके बाद रिवीजन करना, रिवीजन के साथ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। उससे रिलेटेड जितने भी नए क्वेश्चन हैं उन सभी को, तो इससे रिलेटेड जितने भी नए क्वेश्चन हैं वो सभी आपके बॉक्स के अंतर्गत कवर किए जा रहे हैं। हल्लाक के अनुसार विकास की प्रक्रिया गतिशील होती है। देखिए हल्लाक ने क्या बोला है, जो विकास की प्रक्रिया वो गतिशील होती है और विकासात्मक परिवर्तनों का उद्देश्य क्या होता है, तो बालक में पर्यावरण के साथ साथ समायोजन का योग्यता प्राप्त करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या था? समावेशी शिक्षा की मुख्य समस्याओं का कारण क्या है? क्या समस्या आती है समावेशी शिक्षा में? शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्ति, पाठ्यक्रम उपरोक्त सभी। समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण क्या है? तो क्या आता है? सभी रहेगा। ठीक है, ये सभी की दिक्कतों के कारण जो समावेशी शिक्षा है वो असफल हो जाता है। चलेगा, क्या क्या दिक्कत है उसको समझते हैं, क्यों ये आंसर लिया गया है, क्या इसके पीछे रीज़न है और क्या नया क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। समावेशी शिक्षा के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या क्या समस्याएं आप पढ़ते हैं? पहला, शिक्षा में जो शिक्षक है, टीचर, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी। अब जो टीचर है वो डीएड बीएड नहीं करके जा रहेगा या ऐसा कॉलेज से कर लिया रहेगा जो पैसा दे के डिग्री बनाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ आप लोग गलत हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आप लोग में से भी ऐसे होंगे जो एक भी दिन डीएड बीएड में कॉलेज में अपना शकल नहीं दिखाएं, केवल पेपर में बैठे। तो आप कहाँ से शिक्षण कौशलों में आप में आएगा कौशल? जानते तो हैं, पढ़ के पेपर दिला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, लेकिन भी प्रैक्टिकली आप पैसा दे के डीएड बीएड किए तो आप अवलोकन नहीं किए होंगे, व्यवहारिक रूप से आप अवलोकन नहीं किए, तो इसमें कौशलता नहीं आएगी। आपको पता है शिक्षण विद्या कौन कौन सी है, पूरा रट्टा मारे हो, पेपर में लिखे, पास ही हो, अभी भी पढ़ रहे हो, सिलेक्शन लेके जाओगे, लेकिन कौशल नहीं आ पाएगा। तो इसी कारण समावेशी शिक्षा सफल हो जाता है। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं सामान्य बालक तथा असक्षम बालक सभी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और यही कारण है कि एक शिक्षक में उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगला है सामाजिक मनोवृत्ति। ये समस्या आती है, हम जिस देश या समाज में रहते हैं जहाँ के लोगों की सामाजिक मनोवृत्ति ही विशिष्ट बालकों को के प्रति नकारात्मक रहती है। आप देखे होंगे कि कोई विकलांग बच्चा है तो सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहाँ से सीखते हैं? बड़े बच्चों को देख के या अपने आसपास के जो रहने वाले हैं उनसे देख के वो सीखते हैं। उनके मन में नकारात्मक भावना होती है कि यह बच्चा अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगला और क्या क्या समस्या आती है? पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा क्यों असफल होता है? पाठ्यक्रम में समस्या रहती है। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला हो, उपयोगी हो, सरल हो, स्पष्ट शब्दों में सामान्य एवं विशिष्ट बालकों, सक्षम बालकों सभी के अनुरूप होना चाहिए। तो ऐसा पाठ्यक्रम नहीं बना पाते जिससे समावेशी शिक्षा असफल हो जाता है। तो पाठ्यक्रम भी एक समस्या है हमारे लिए। ठीक है, अतः समावेशी शिक्षा की मुख्य समस्याओं का कारण उपरोक्त सभी हमारा उसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग तो कई लोगों ने किया है, लेकिन चूहों पर किसने किया ये बताना था आपको। कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंटल, पॉलॉफ। देखिए समय इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम लोग जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं सभी पे डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने का। आप लोग क्या करते हो, जो भी बुक लिए होंगे उसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया, आंसर दे दिया, आप एक बार पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, लेकिन आप लोग ये काम नहीं करते कि उससे रिलेटेड उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लें और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वही आज की क्लास में पूरा अंतिम तक बने रहिएगा, बीच में आपको नहीं छोड़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा जितने लोग देख रहे हैं, ताकि अभी बहुत सारी क्लास आएंगे, मैराथन क्लासेस आएंगे यूट्यूब पर बहुत सारे, जो आपको सही समय पर मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा। चलेगा, वंशानुक्रम से संबंधित चूहों पर प्रयोग मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल याद रखिएगा, मैकडूगल ने पानी से भरे बर्तन में चूहों को छोड़ दिया। पानी से भरा बर्तन था, उसमें चूहों को छोड़ दिया। बर्तन से बाहर आने के लिए दो मार्ग थे, प्रकाशित मार्ग और अंधकार युक्त मार्ग। प्रकाशित मार्ग में बिजली का झटका लगता था और अंधकार मार्ग में नहीं लगता था। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिए कहानी। जैसे एक बर्तन रखे, पानी डाल दिए, उसमें चूहा डाल दिया, दो रास्ता था उससे, एक प्रकाशित जो लाइट था जो दिख रहा था रास्ता, एक अंधकार युक्त था। प्रकाशित मार्ग में जाता था तो झटका लगता था, अंधकार में नहीं लगता था। अतः सभी चूहे झटके से परेशान होकर अंधकार वाले मार्ग से बाहर निकलते थे। 23 पीढ़ियों के अध्ययन में पाया गया कि पहली पीढ़ी ने चूहों ने 165 बार त्रुटियाँ की
और 23वीं पीढ़ी में 25 बार। मतलब देखिएगा, एक बार डाले, ये पानी ले लिए, चूहा डाल दिए, 10 तो चूहा डाल दिए। ये प्रकाश वाला रास्ता है, ये अंधकार वाला रास्ता है। इसमें बिजली झटका, सीधा जाते गलती करते, फिर वापस आते, फिर गलती करते, फिर 10 निकलते। तो ऐसे करके पहले बार में 165 बार गलती किए, फिर इसको दोहराते गए। जब 23वीं बार इसमें डाले तो मात्र 25 बार गलती किए, उसके वापस सब लोग निकल गए। इतना प्रभाव पड़ा। इससे स्पष्ट होता है कि अर्जित गुणों का अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। ठीक है, चूहों के जो बच्चे होते थे उसको डालते थे, ठीक है, तो अगली पीढ़ी में उसका जो भी अर्जित गुण है वो हस्तांतरण होता है। ये उस पूरे प्रैक्टिकल का ओवरऑल निष्कर्ष निकला। हमारे में भी बहुत सारे ऐसे गुणों हैं जो हमारी पिछली पीढ़ियों से मिले हैं। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। मैक्सडुगल ने किया था चूहों पर प्रयोग, क्या था पूरा प्रयोग आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, चलेगा, कुछ भी क्वेश्चन बने अब इससे बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? विकास प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे होते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे, बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही नहीं है, पूछा ना। विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये भी सही बोल रहा है। उकसा देंगे, किसी को बढ़ावा देंगे, विकास हो जाएगा क्या? नहीं होता। ठीक है, अगला ऑप्शन, आपके 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, होगा। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। अब देखिए, इसमें सबसे जो सही है उसको सटीकता से निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद कौन गलत है कौन गलत है, सबसे कम इंपॉर्टेंट वाला कौन सा ऑप्शन था उसको निकालना रहता है। सही तो सभी लगा एक नज़र में, लेकिन सबसे कम वाला जो निगेटिव वाला था वो ऑप्शन नंबर बी है। विकास के संदर्भ में कुछ महत्व होता है तो आपको ध्यान रखिएगा। विकास प्रगतिशील, सुव्यवस्थित, पूर्वानुमेय परिवर्तनों का स्वरूप है। विकास क्या होता है? तो विकास आपका प्रगतिशील है, सुव्यवस्थित होता है, विकास पूर्वानुमेय परिवर्तनों का स्वरूप है, जो गर्भाधान से शुरू होता है और जीवन भर चलते रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। अब इसकी प्रकृति क्या क्या होती है? विकास की प्रकृति क्या है इसको पूछिएगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। विकास आजीवन होता है, विकास बहुदिशात्मक होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अनेक खतरे होते हैं। देखिए, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बना था आपके ऑप्शन में। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से भी प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, लेकिन उसको उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ये गलत है। अतः यह स्पष्ट है, विकास बढ़ावा देने या उकसाने से नहीं होता। ठीक है, चलेगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन आया था, ICIDH का पूर्ण नाम, ये पूछा गया था ICIDH का पूर्ण। चलेगा, तो ये वाला क्वेश्चन आया था ICIDH, इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, समझते हैं इसको क्या था। देखिएगा, ICIDH, ठीक है, ये H है ना, दिख नहीं रहा है। ICIDH इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आगामी पेपर में। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पायरमेंट, डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा। हिंदी में क्या है? हिंदी में पूरा नाम क्या है? क्षति, अक्षमता और निशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, ये होता है ICIDH, क्षति, असक्षमता और निशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। हानि, विकलांगता और विकलांगता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है। यह WHO द्वारा जारी रोग परिणामों का मैनुअल है और वर्तमान में यह 2 संस्करणों में मौजूद है। एक ICDH पहला 1980 में जारी किया गया था, उसके बाद 2001 में पुनः ICIDH 2 जारी किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि वर्तमान में कितने संस्करण में मौजूद है, तो 2 संस्करण में मौजूद है। फुल फॉर्म इंग्लिश में याद रखिएगा, हिंदी में भी याद रखिएगा, क्षति, अक्षमता और निशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला ये सही था ना, क्षति, अक्षमता और निशक्तता का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण। ठीक है, समावेशी से कोई मतलब नहीं था लेना देना। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बालक का विकास होता है, ये तो पता ही होगा आपको, सिर से पैर की ओर, दोनों ओर से, पैर से सिर की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसको चलिएगा पूरा इसका डिटेल देख लेते हैं। ये आंसर तो आपको पता है कि ये आएगा सिर से पैर की ओर होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसको देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, हर क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का डिटेल हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए समय लग रहा है। बाल विकास दो दिशाओं में होता है। बालक का विकास, बाल विकास का अर्थ क्या होता है? बालक का विकास 2 दिशाओं में होता है, एक सिर से पैर की दिशा में और दूसरा निकट से दूर की ओर। ये दोनों आप लोग पढ़े होंगे,
क्या क्या नाम है उसका? मस्तिकाधोमुखी। यह प्रदर्शित करता है कि विकास लंबवत अधोमुखी दिशा में अर्थात सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। यही कारण है कि एक बच्चा का चलना शुरू करने से पहले सिर पर नियंत्रण हासिल करता है। सबसे पहले वो अपना जो चेहरा सिर है, बच्चा सिर संभालना शुरू कर देता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उपरोक्त वर्णित विकास का सिद्धांत मस्तिकाधोमुखी सिर से पैर की ओर होता है, और एक हम लोग का और क्या होता है, निकट से दूर की ओर। ठीक है, चलेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। खाली स्थान से मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे मानसिक विकास का संबंध नहीं है? शिक्षार्थियों का वजन और ऊंचाई, तर्क और निर्णय, स्मृति का विकास और बोध की क्षमता। जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें लाइव चैट में। तो बिल्कुल आपको पता है यार, ये सब तो मानसिक विकास से संबंधित है भी, लेकिन वजन और ऊंचाई से मानसिक विकास से क्या लेना देना है? ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलेगा। थोड़ा जूम अप करते हैं इसको। चलिए अब मानसिक विकास के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे और क्वेश्चन बन पाए। चलिए देखिए, मानसिक विकास क्या होता है? किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, विचार करने, की पॉइंट याद रखिएगा, समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, विचार करने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है मानसिक विकास। यह कई कारकों से प्रभावित हो सकता है, जिसमें परिवार का माहौल, माता पिता का रिश्ता, जन्मजात क्षमता, जैविक परिपक्वता, सामाजिक प्रभाव, संतुलन, माता पिता का रिश्ता, ये सब चीज़ है जिससे मानसिक विकास प्रभावित होता है। क्या क्या विशेषता है? मानसिक विकास से क्या हमारी वृद्धि होती है? तो संकल्पना निर्माण की क्षमता आती है, सहयोगात्मक अभिवृद्धि आती है, संवेदना और समझ की जो विकास होता है, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, स्मृति का विकास होता है, अवबोध की क्षमता का। इतने सारे विकास होते हैं हमारे मानसिक विकास के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षार्थियों का वजन और ऊंचाई मानसिक विकास से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका आंसर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखिएगा। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, एनसीएफ 2005 आया था, इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च कीजिएगा एनसीएफ 2005, पूरा डिटेल मिलेगा, एक बार एक आप वीडियो देख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा कौन से दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? हर बच्चे की अनोखी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना, बच्चे पर केंद्रित, सामाजिक रूप से प्रासंगिक और न्यायोचित पढ़ाने सीखने की प्रक्रिया प्रदान करना, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, बच्चों के मानसिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। तो यही तो निगेटिव लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है ना निगेटिव। शिक्षक को ही केंद्र बिंदु थोड़ी मानने के लिए बोलेगा, ठीक है, वो तो बच्चे को मानता है। चलेगा, अब एनसीएफ 2005 के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं नए क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में आया था। ठीक है, एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के दृष्टिकोण क्या क्या है, क्या क्या करने पे ये बल देता है, ध्यान दीजिएगा। एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। एनसीएफ 2005 विद्यालय के बाहर के जीवन को ज्ञान से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। ज्ञान से जोड़िए बोल के, बाहर के जो जीवन उसको ज्ञान से जोड़िए बोलता है। यह सुनिश्चित करना कि सीखने को रटने के तरीके से दूर रखा जाए, रटन प्रणाली को दूर करने की बात करता है। हर बच्चे की अनोखी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होना, बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में विविधता को समझना। तो ये सारी चीज़ें बोलता है एनसीएफ 2005। हम लोग 2023 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड उस टॉपिक और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। एनसीएफ 2005 के दृष्टिकोण के तहत शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानने की बात को असहमत नहीं है एनसीएफ, ये गलत हुआ है। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन में 21 बताएंगे। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशीलता होती है। मनोसामाजिक कारकों के कारण होता है, अनुवांशिक कारक के कारण, वातावरण के कारण, या अनुवांशिक और वातावरण दोनों। तो ये तो आंसर आपको पता ही होगा, देखते साथ मानेंगे ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिकता वातावरण दोनों के कारण। अब इसका डिटेल देख लेते हैं क्यों आंसर लिया गया। बालक की प्रतिभाशीलता में अनुवांशिक रचना तथा वातावरणीय अभिप्रेरणा का सापेक्षित महत्व होता है। ये दोनों के परिणाम एक दूसरे के पूरक और सहायक होते हैं। बालक के व्यवहार की प्रत्येक विशेषता इन्हीं अंतःक्रिया की फल के स्वरूप होती है। तो प्रतिभाशीलता को कौन प्रभावित करता है? तो अनुवांशिकता और वातावरण अभिप्रेरणा दोनों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को बढ़ते हैं।
देखिएगा थोड़ा सा और फैक्टर था, इसको भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, प्रतिभाशाली व्यक्ति 140 या उच्च बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति हैं। प्रतिभाशाली किसको बोलते हैं, सबसे पहले यही पता होना चाहिए। क्वेश्चन बना हुआ था आपका सामान्य बुद्धि का 90 से 110, 140 या उससे ऊपर रहेगा वो कहलाता है प्रतिभाशाली बच्चा। प्रतिभाशीलता वातावरण और आनुवांशिकता दोनों के कारण होती है। आनुवांशिकता कैसे होती है, तो आनुवांशिकता कारकों में वे सभी कारक शामिल होते हैं जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिलते हैं। ये कारक विशिष्ट सामाजिक वातावरण के साथ तालमेल होने के परिणाम स्वरूप व्यक्तित्व विकास में योगदान करते हैं। तो आनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, बताइए। अतिथि शिक्षक, कला शिक्षक, संसाधन, खेलकूद या व्यायाम के शिक्षक। तो समावेशी शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा इनमें से, संसाधन ही होगा भैया, क्योंकि समावेशी शिक्षा में तो अलग अलग प्रकार के बच्चे बैठे हैं, तो हमारे पास जितना ज़्यादा संसाधन रहेगा हम सबको अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग आंसर लगाया करें अच्छे से सोच समझ के। क्या है, समावेशी शिक्षा में संसाधन शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संसाधन शिक्षक क्या होता है, एक संसाधन शिक्षक एक शिक्षक या पेशेवर होता है। देखिए संसाधन की जरूरत होती है, लेकिन साथ में हम लोग शिक्षक को भी एक संसाधन के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए बार बार यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है संसाधन शिक्षक। ठीक है, पेशेवर जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को छोटे समूह में निर्देश प्रदान करता है। आमतौर पर संसाधन शिक्षक छात्रों को संसाधन कक्ष में संज्ञानात्मक, शारीरिक, भावनात्मक आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए सीखने के अनुकूलित करने के लिए शिक्षण उपकरण का और रणनीतियों का प्रयोग करता है। तो ठीक है, यही याद रखिएगा, इसके कार्य से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। निम्न में से संसाधन शिक्षक के कार्य कौन सा है और कौन से नहीं है करके। चलिए देखते हैं संसाधन शिक्षक के कार्य। डेटा का अवलोकन करके और परीक्षण बनाकर किसी छात्र की सीखने की क्षमताओं का आकलन करना, ये उसके कार्य होते हैं। कार्य देख रहे हैं ना, पूछ सकता है। किसी व्यक्ति की सीखने की क्षमताओं और शैली के लिए पाठ्य योजनाओं को संशोधित करना, व्यक्तिगत योजनाओं और उपकरणों के साथ कक्षा शिक्षकों की सहायता करना, छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए उपयुक्त रणनीति और गतिविधि डिजाइन करना। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, संसाधन शिक्षक के कार्य। इसको नोट्स आप लोग बनाते होंगे किसी में, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके बुक में नहीं दिया रहता ना। ठीक है, देखिए आपके बुक में ये ऐसा शब्दों का यूज़ करके नहीं दिया रहता संसाधन शिक्षक, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लगातार बने रहिएगा ना। चलिए जल्दी आंसर के साथ ले लेते हैं ताकि आप लोग का ज़्यादा समय ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को आउटपुट मिले। भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, चारों ऑप्शन आपके सामने थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1930 में। भारत में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ? तो व्यापम द्वारा लिया गया आंसर 1930 है ना। बाल विकास किसी भी बालक के जीवन का प्रारंभ उसके माँ के गर्भ से गर्भ में गर्भाधान करने के साथ ही शुरू हो जाता है। बाल विकास के अंतर्गत किसी भी बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उनमें होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन के बारे में भी जानकारी रखनी होती है। आगे देखते हैं। जेम्स डेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के जन्म से लेकर परिपक्वता तक का अध्ययन किया जाता है। जेम्स डेवर ने बोला है कि जन्म से लेकर परिपक्वता तक। याद रखिएगा, पूछता है किसका कथन है। ठीक है, बाल विकास के इतिहास पे जाते हैं, जो मेन क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलेगा, तो देखेंगे इसका इतिहास क्या था। ध्यान से सुनिएगा ना। बाल विकास की शुरुआत सबसे पहले प्लेटो महोदय ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में बालक पर प्रशिक्षण के प्रभाव का वर्णन किया है। बालक पर प्रशिक्षण से क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके नाम से इन्होंने वर्णन किया। तो सबसे पहले वहाँ से आया है बाल विकास। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया है? तो जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया है। तो ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया है। भारत में बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ गिजुभाई बघेगा, ठीक है, गिजुभाई वाला जो बोलते हैं डीएड में पढ़े होंगे, डीएड बीएड में, गिजुभाई के प्रयासों से शुरू हुआ था। भारत में सर्वप्रथम बाल विकास के अध्ययन का प्रारंभ कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 में प्रारंभ किया गया। यही क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की बात किया है, ओवरऑल आपको बाल विकास की बात नहीं किया। भारत में कब शुरू हुआ? तो कोलकाता विश्वविद्यालय में 1930 में किया गया था, यहीं से क्वेश्चन बना था। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है ये बताना है आपको। अनुकूलित चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन। चलिए चारों क्वेश्चन आपके सही हैं।
बताइए जल्दी बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है, जल्दी बताएंगे। 24 नंबर देखते हैं। तो देखिएगा, आउट ऑफ बॉक्स मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन से समझ में आएगा। बॉक्स के बाहर की सोच, आपको एक बंद वातावरण में नहीं रहना है, इतना ही नहीं सोचना, आपको बाहर भी सोचना है। मैं और बड़ा भी बन सकता हूँ, आईएएस का भी सोचिएगा। इस लेवल के जो आते हैं वो सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इसको अपसारी चिंतन को ध्यान समझिएगा, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। दिख रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अपसारी चिंतन होता क्या है। अपसारी चिंतन का अर्थ विषय से परे सोचना, यही नहीं कि जो हमारा मेन मुद्दा है उसी पर सोचे, उससे बाहर भी इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को सोचना अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, बाहर, डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं जिसको। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में सृजनात्मकता को उभारने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप जितना ज़्यादा सोचेंगे बाहरी लेवल, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ऐसा बना सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, आपकी सृजनात्मकता उतनी ही उभरेगी। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का तात्पर्य रचनात्मक और नवीन तरीके से सोचने से है। अक्सर समस्याओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखना, ये कहलाता है आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, देखिएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। बिगिन विथ अ प्रॉम्प्ट, ये है आपकी क्षेत्र, इससे बाहर आप सोच के जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे वो आपका जनरल मीनिंग सॉल्यूशन कहलाएगा। इस प्रकार उपयुक्त विंडो से यह स्पष्ट होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच, अलग अलग सोच अपसारी सोच से संबंधित है, और बहुत सारे जितने सारे उसके संभावित समस्या के समाधान बन सकते हैं उन सभी को सोचना अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है। यह संस्कृति एवं अनुवांशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पादन होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो बताइए बाल विकास के बारे में वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। चलिए जल्दी से देखते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, क्या बोला है वो, यह सामाजिक अंतर्क्रियाओं के कारण होता है बाल विकास। अब इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं ताकि कोई भी नया क्वेश्चन बने तो आप लोग के दिमाग में इससे संबंधित क्वेश्चन क्लियर हो। ठीक है, चलेगा। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, इसका पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप में मिल गया होगा, बहुत सारे उसमें भी डाल दिए थे ग्रुप में। ठीक है, तो अच्छी बात है, वहाँ से भी आप पढ़े होंगे, एक बार समझ लीजिए हमसे। और साथ ही साथ अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट में, लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में डालिएगा अपना नाम। ठीक है, और उसको फिर स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा तो आपको पीडीएफ दे देंगे, ताकि आप लोग ने क्लास देखा है, ये हमको संतुष्टि हो जाएगा कि आप लोग ने क्लास देखा है। तब आप एक बार पीडीएफ देखेंगे, आपको रिवीजन होते रहेगा। ठीक है, चलेगा। क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, इसका पीडीएफ या आपके पास होगा तो अच्छी बात है, उससे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पीडीएफ नहीं होगा तो आप व्हाट्सएप में मैसेज करके पीडीएफ ले लीजिएगा। चलिए, सोवियत के मनोवैज्ञानिक थे, सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, रूस के थे ना लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है। इस सिद्धांत का तात्पर्य इस विचार से है कि सामाजिक अंतःक्रिया बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो मेन सिद्धांत ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये खुद ही बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया ही बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में सामाजिक अंतःक्रिया के महत्व पर 3 अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। अधिक जानकार MKO, ठीक, मोर नॉलेजेबल अदर, मचान स्केप फोल्डिंग, समीपस्थ विकास का सिद्धांत ZPD। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। तीनों कौन दिया है, वाइगोत्स्की ने। बनेगा क्वेश्चन आज नहीं तो कल। ठीक है, ये सब जानते हैं आप, क्या है ये जानते, लेकिन कौन दिया, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये पूछ सकते हैं ना, ये तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। शारीरिक रूप से बाधिक बालक बिल्कुल है, मानसिक रूप से बाधिक बालक ये भी है, सामाजिक रूप से बाधिक बालक ये भी है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आएगा। अभी हम आगे डिस्कस कर चुके हैं समावेशी शिक्षा क्या होता है, आप सभी को पता है। किसको किसको शामिल करना रहता है ये भी पता है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, विशेषता पूछ सकता है। समावेशी शिक्षा गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करती है, ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो याद रखिएगा ये सही में आएगा। समावेशी शिक्षा गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद करती है। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक शामिल हैं। ठीक है, शारीरिक रूप से बाधिक बालक भी आते हैं, मानसिक रूप से बाधित बालक भी आते हैं, सामाजिक रूप से बाधिक बालक भी आते हैं। सभी प्रकार के बालक आते हैं सामाजिक शिक्षा में। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 3 ही क्वेश्चन और बचे ना, लास्ट आ गए हैं।
गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है? बुद्धि, सृजनात्मकता, बुद्धि एवं सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके लिए किया है? तो किसके लिए किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि के लिए किया है, याद रखिएगा। गिलफोर्ड ने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, सृजनात्मकता का नहीं दिया था, इसलिए ये वाला नहीं आएगा, केवल बुद्धि आएगा। अमेरिका के वैज्ञानिक थे गिलफोर्ड, ठीक है। अमेरिकी वैज्ञानिक जेपी गिलफोर्ड, इनका पूरा नाम है जेपी गिलफोर्ड, ने अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था। अभिसारी चिंतन यह एक ऐसी क्षमता को संदर्भित करता है जो एक सही समाधान पर पहुंचने के लिए अनुवर्ती तार्किक कदमों से संबंधित है। इसके लिए रचनात्मकता की आवश्यकता नहीं होती, मतलब जो पहले से यही डिसाइड यही रास्ता जाएगा उसी को ही पालन करता है, जो भी तार्किक कदम उसी को करता है। और हम लोग पढ़े थे इससे पहले अपसारी चिंतन क्या होता है, वो इसके सभी संभावित अलग अलग रास्तों पर भी बात करें कि इधर से भी जा सकता हूँ, इधर से भी जा सकता हूँ, एक्स्ट्रा सोचेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेगा, वो अपसारी होता है। तो इन्होंने अभिसारी चिंता के बारे में बताया, अपसारी चिंता के बारे में, दोनों के बारे में प्रस्ताव दिया है, ठीक है। और इसलिए बुद्धि के बराबर है। क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यह एक ऐसी क्षमता को संदर्भित करता है जो सही समाधान पर पहुंचने के लिए अनुवर्ती तार्किक कदमों से संबंधित है। इसके लिए रचनात्मकता की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बुद्धि के बराबर है। अतः निष्कर्ष कहा जा सकता है कि गिलफोर्ड के अनुसार अभिसारी सोच बुद्धि के समान अर्थ में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या था, अभिसारी सोच पे था। गिलफोर्ड ने अभिसारी सोच का प्रयोग किस अर्थ में? बुद्धि, जो अभिसारी सोच है वो बुद्धि के अनुसार काम करता है, ये बताना चाह रहा था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की, सीखने की, सुनने की। आप पढ़ ही चुके हैं। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। एलेक्सिया एक शब्द है जिसमें पढ़ने की में आंशिक या पूर्ण अक्षमता का वर्णन किया गया है। एलेक्सिया के कई अलग अलग उप प्रकार भी हैं, लेकिन सभी में यह विशेषता है कि प्रभावित रोगी सामान्य रूप से नहीं पढ़ पाता, जिसमें पढ़ना धीमी गति से या असंभव हो, सभी इसमें अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन एक आया था, लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। एनवीडीएल का अर्थ, एनवीएलडी का अर्थ क्या है? अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, नई शाब्दिक सीखने की अक्षमता, नव शाब्दिक सीखने की अक्षमता, इनमें से कोई नहीं। बताइए एनवीडीएलडी का क्या अर्थ है? चलिए इसका पूरा डिटेल पे पहुंचते हैं। एनवीएलडी का क्या है? सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना होगा। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, नॉन वर्बल ना, ठीक है, नॉन वर्बल याद रखिएगा। एनवीएलडी नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी एक शब्द है जो कौशल के एक विशिष्ट समूह के साथ चुनौतियों को संदर्भित करता है। इसकी क्या विशेषता है? दृश्य स्थानिक प्रसंस्करण और सामाजिक हानि में मुख्य कमी है। गणित, तर्क, नृत्य संबंधित स्मृति, सामाजिक कौशल में कमी शामिल है। तो इसको बस फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फुल फॉर्म का पूछ सकते हैं। एनवीएलडी का फुल फॉर्म क्या है? तो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें आंसर क्या आएगा? अशाब्दिक सीखने की अक्षमता, ठीक है। ये इसका ऑप्शन देखे ना, ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, अशाब्दिक सीखने की क्षमता। नॉन वर्बल बोला है ना, नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, बहुत ज़्यादा ही होशियार है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ, जब वे चाहे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ। चलिए इसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मेधावी छात्र, मेधावी छात्र क्या होते हैं? मेधावी छात्र वे होते हैं जो सामान्य उम्र के अन्य छात्रों की तुलना में बौद्धिक, रचनात्मक, कलात्मक, नेतृत्व की गुणवत्ता तथा विशिष्ट शैक्षणिक विषयों जैसे क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं, उनको बोलते हैं मेधावी छात्र। इनको पढ़ाने का क्या तरीका होना चाहिए? उन्हें संदर्भ पुस्तक देना, पढ़ने और नोट्स बनाने के लिए कहना, छात्रों से अगली कक्षा के परीक्षा पत्र का उत्तर देने के लिए कहना, ये सब आपके मेधावी छात्रों को पढ़ाने के तरीकों के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए 30 क्वेश्चन किए, अगर आप लोग काउंट किए होगे आपके अनुसार कितना सही हो रहा था तो उसको नोट का नाम डाल दीजिएगा। और साथ साथ आप लोग जितने लोग को भी इसका पीडीएफ नहीं होगा, आपके पास पीडीएफ होगा तो अच्छी बात है, व्हाट्सअप ग्रुप में इसको डाल दिया गया था कई ग्रुपों में, ठीक है। अगर आपके पास इसका पीडीएफ नहीं हो जो आज मैं पढ़ाया 30 क्वेश्चनों का, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए, ठीक है, उन्हीं लोग को पीडीएफ दूंगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलेगा, तो इस प्रकार से आप रिवीजन कीजिए,
ताकि आपको नए क्वेश्चन इसी पैटर्न पे समझ में आए कि बना कैसा था और इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से इसको शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप बैच में, और सभी सब्जेक्ट के मैराथन क्लास आएंगे, अब नए क्वेश्चनों के साथ आएंगे। ये तो बस एक वो था कि आपको जो तैयारी करें, तो 2023 का एनालिसिस करवाने बोले थे, तो एनालिसिस को लेकर सबसे बढ़िया कंटेंट मिला तो आपको करवा दिया, ताकि आप लोग अच्छे से याद हो जाए इसको। ठीक है, कि पढ़ना कैसे रहता है, क्वेश्चन कैसे बनता है। और जिन लोग भी अभी तक हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं बार बोल रहा हूँ, आप गलती मत कीजिए। ये हमारा नंबर है 75 83 66 44 61। तुरंत इसमें करके जुड़ जाइए, क्योंकि लाखों रुपये खर्चा करके डी एड बीएड के कोई मतलब का नहीं होगा अगर आप एक नंबर से चूक गए। आपको पता है बहुत मुश्किल में भी भर्ती आएगी, और केवल एक बार मौका है आपके पास, फिर 5 साल 6 साल 10 साल पता नहीं कब आएगा इतनी बड़ी भर्ती, और आना तय है, आपको भी पता है। भले लेट हो सकता है थोड़ा सा, और लेट होगा तो अच्छी बात है, हम लोग तो तैयारी आपको करा रहे हैं, जब तक नहीं होगा तब तक कराएंगे। तो 699 799 1299 जो भी आपको उपयुक्त लगे करवा लीजिए। हम तो ये प्रीफर करते हैं 1299 वाला लीजिए, आप किसी का भी तैयारी करें, ताकि आपका 2 बैच हो, लगातार अभ्यास हो। ठीक है, चलेगा। तो ये नंबर नोट कर लीजिए 75 83 66 44 61। व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाइए जल्दी से। अगला टॉपिक अगला प्रैक्टिस पे मिलते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा, अपना नाम लिखिए, PDF आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट के साथ।